नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं किरण देसाई के बुकर प्राइज विनिंग नॉवल द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के बारे में। ये एक ऐसी कहानी है जो कई टुकड़ों में बटी हुई है। सोचिए, एक तरफ हिमालय की खामोशी में जी रही एक लड़की और दूसरी तरफ न्यूयॉर्क शहर की भीड़ में गुम एक लड़का। ये दो दुनियाएं मीलों दूर हैं, लेकिन फिर भी परिवार, इतिहास और अपनी जड़ों से बिछड़ने के एक अजीब से एहसास से जुड़ी हुई है। कहानी की शुरुआत ना किसी शांत सुबह से नहीं होती, बल्कि ये शुरू होती है एक हिंसक घटना से, जो चो ओयू नाम के एक घर के सुकून को एक झटके में बिखेर कर रख देती है। तो सीन कुछ ऐसा है। पहाड़ों के बीच एक पुराना, लगभग वीरान सा घर, जैसे मानो गुजरा हुआ जमाना यहीं आके थम गया हो। यहाँ रहते हैं हमारे मुख्य किरदार, एक रिटायर्ड जज, उनकी पोती साई और उनका वफादार रसोइया। और फिर अचानक सब कुछ बदल जाता है। गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट के कुछ नौजवान घर में घुस आते हैं, बंदूकें मांगते हुए। ये छोटा सा पल उस बड़ी राजनीतिक उथल-पुथल की एक झलक है, जो बहुत जल्द इन सब की जिंदगियों पर छा जाने वाली है। और यहीं से कहानी दो अलग-अलग रास्तों पर चल पड़ती है। दो ऐसी जिंदगियां जो अकेलेपन और किसी तरह बस जिंदा रहने की कोशिश से भरी हैं। एक तरफ है साईं, जज की अनाथ पोती, जो दुनिया से दूर एक प्रोटेक्टेड लाइफ जी रही है। और दूसरी तरफ है बीजू, रसोइये का बेटा, जो न्यूयॉर्क में एक गैर कानूनी इमिग्रेंट है और उस शहर की क्रूर हकीकत का रोज सामना करता है। अमेरिका में बीजू का सपना एक बुरे ख्वाब जैसा है। उसकी जिंदगी बस छोटी-मोटी नौकरियों, तंग बेसमेंट्स में रहने, बेइज्जती सहने और हर पल देश से निकाले जाने के डर का एक कभी ना खत्म होने वाला सिलसिला है। अब वापस हिमालय के उस घर पर आते हैं। वहां की हवा में जो एक खामोश कड़वाहट है, उसकी जड़ सिर्फ एक इंसान है, जज साहब। और उनका अतीत ही वो असली विरासत है जिसका जिक्र इस नॉवेल के टाइटल में है। इंग्लैंड में मिले बुरे बर्ताव ने जज के अंदर खुद के लिए ही एक नफरत भर दी, और यही नफरत धीरे धीरे एक खामोश क्रूरता में बदल गई, जिसने उनके हर रिश्ते में, उनके घर में जहर घोल दिया। इसी उदास और तनाव भरे माहौल में एक नए रिश्ते की शुरुआत होती है, लेकिन बढ़ता हुआ राजनीतिक तूफान उसे भी नहीं बख्शता। साई को अपने नए ट्यूटर ज्ञान से प्यार हो जाता है, जो एक नौजवान नेपाली लड़का है, और उनके बीच एक छिपा हुआ मासूम सा रोमांस शुरू होता है। लेकिन जैसे जैसे एक अलग गोरखालैंड राज्य के लिए आंदोलन तेज होता है, ज्ञान भी उसकी तरफ खिंचने लगता है। उसे लगता है कि ये आंदोलन उसकी अपनी पहचान के संघर्ष को एक आवाज दे रहा है। और यही राजनीतिक तनाव उनके रिश्ते में भी दरार डाल देता है। ज्ञान को साई की दुनिया और उसका अंग्रेजी रहन सहन चुभने लगता है, और एक दिन गुस्से में वो जीएनएलएफ को जज की बंदूकों के बारे में बताकर साई के साथ एक बहुत बड़ा धोखा करता है। तो एक तरफ कलिम्पोंग में हालात बेकाबू हो रहे थे, और दूसरी तरफ हजारों मील दूर बीजू ने अमेरिका में अपने मुश्किल भरे जीवन को पीछे छोड़कर घर लौटने का एक बहुत बड़ा फैसला कर लिया था। अब तक जो सिर्फ एक आंदोलन था, वो एक हिंसक लड़ाई बन चुका था। विरोध, दंगे और पुलिस की क्रूर कार्रवाई ने पूरे इलाके को एक जंग के मैदान में बदल दिया था। एक बहुत लंबी और थका देने वाली यात्रा के बाद जब बीजू अपने घर से बस कुछ ही मील दूर होता है, जीएनएलएफ के लोग उस पर हमला कर देते हैं। वो उसका सारा पैसा, सामान, यहाँ तक कि उसके कपड़े तक छीन लेते हैं और उसे बिल्कुल खाली हाथ छोड़ देते हैं। कहानी का जो क्लाइमैक्स है ना, वो कोई लड़ाई या जंग नहीं है, बल्कि वो इंसानी बेबसी का एक पल है, जहां हर किरदार अपने सबसे बड़े नुकसान का सामना करता है। इस पूरे हंगामे और कोहराम के बीच शायद वो अकेली चीज जिससे जज को अब भी कोई लगाव था, उनका कुत्ता, वो भी उनसे छीन लिया जाता है और वो पूरी तरह से बिखर जाते हैं। सालों का दबा हुआ गुस्सा और दुख एक साथ फूट पड़ता है, और वो अपनी सारी हताशा अपने वफादार रसोइये पर एक हिंसक और बहुत ही दयनीय हमले के रूप में निकालते हैं। घोर निराशा के इसी सीन के बीच गेट पर एक आवाज होती है। ये वो शख्स है जो अपना सब कुछ खोकर घर के आखिरी कुछ कदम पैदल चलकर आया है। ये बीजू है। और कहानी यहीं खत्म हो जाती है, किसी अंजाम पर पहुंचकर नहीं, बल्कि एक बाप बेटे के इस मार्मिक मिलन के साथ। दो ऐसे लोग जिनसे एक दूसरे के सिवा सब कुछ छीन लिया गया है। ये नॉवल हमें इसी सवाल के साथ छोड़ जाता है कि आखिर विरासत में मिलता क्या है, सिर्फ नुकसान और दर्द, या फिर इस तबाही और बर्बादी के बीच भी कुछ ऐसा है जो छोटा ही सही पर पाया जा सकता है।